ये तो था बेटा हमारा रीजनिंग का टॉपिक एनालॉजी। इसका असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगी। इसमें कुछ करेक्शंस करनी है असाइनमेंट में, जैसे अभी भी आपने भी देखा कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इस असाइनमेंट के लिए। कल या फिर परसों पक्का मैं आपको इस असाइनमेंट दे दूंगी। ठीक है, तब तक आप पिछले असाइनमेंट सोल्व करो और जो डाउट्स है वो मुझसे पूछो। अब हम करते हैं इंग्लिश, करते हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ, बताती हूँ इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की क्लासिफिकेशन जानने वाले हैं हम आज। क्या होता है सिंपल सेंटेंस में? नॉर्मली हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और क्या होता है? एडवर्बियल, इसको एडवर्ब बोलते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो इसी में आ गई। वर्ब के ही दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, अब अगर हम देखें सब्जेक्ट का हमें पता है, वर्ब का हमें पता है, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट, ये हम किसको बोलेंगे किसी भी सेंटेंस में? किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट हम जब बोलेंगे जब कोई भी वर्ड किसका आंसर दे रहा हो, व्हाट का आंसर दे रहा हो या फिर whom का आंसर दे रहा हो, तो वो होगा ऑब्जेक्ट। जब कोई भी वर्ड वेयर का आंसर दे रहा हो, when या फिर हाउ, इनका आंसर देगा तो वो होगा एडवर्बियल। और कॉम्प्लीमेंट होता है that complete the meaning of a subject। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? complete the meaning of a subject। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है। और ये किसका आंसर देने में बताएगा? व्हाट का। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट का आंसर तो ऑब्जेक्ट देने में भी बताएगा और ये कॉम्प्लीमेंट पे भी, तो हमें कैसे पता चलेगा? चलो देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा वो दो तरह का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे पता चलेगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देती हूँ आपको। हिमांशी इज फ्लाइंग अ काइट। यहाँ देखो बेटा, हिमांशी तो है सब्जेक्ट, इज और फ्लाइंग क्या है? वर्ब। ठीक है, अ काइट ये क्या है? अगर इसका हम क्वेश्चन बनाए तो क्या बनेगा? हिमांशी, व्हाट इज हिमांशी फ्लाइंग? हिमांशी क्या फ्लाई कर रही है? ये व्हाट किसका आंसर दे रहा है हमें? ये सॉरी, अ काइट किसका आंसर दे रहा है? व्हाट का। क्या फ्लाई कर रही है? उड़ क्या रही है? काइट उड़ रही है। तो अ काइट किसका आंसर दे रहा है हमें? व्हाट का। तो ये अ काइट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ आई बेटा इतनी बात? यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं और एग्जांपल देती हूँ। हीमा comes from सागरपुर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। फ्रॉम सागरपुर ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का। कहाँ से आई हीमा? सागरपुर से आई। ठीक है, तो ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का।
और ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल। समझ आया बेटा? इतना किसको Yes, समझ ma'am. में नहीं आया? और एग्जांपल देख लेते हैं हम। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। Ema gets up at 4 o'clock। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी गेट्स एंड अप, ये भी वर्ब है, ठीक है। एट 4 o'clock, वो कब उठती है, ये किसका आंसर दे रहा है, वैन का, वैन का आंसर दे रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एडवर्बियल, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं, अब एक इम्पोर्टेंट बात, ही इज अ डॉक्टर, सब्जेक्ट वर्ब और डॉक्टर, ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का। लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है ये एक कॉम्प्लीमेंट। क्यों, व्हाट का आंसर मैंने आपको शुरू में भी बताया था, ऑब्जेक्ट जब होगा जब व्हाट का आंसर देगा, और कॉम्प्लीमेंट भी तभी होगा जब व्हाट का आंसर देगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करेगा, यानी इसके बिना सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होगा। अब देखो, अगर अ डॉक्टर नहीं लिखे, अ डॉक्टर को अगर छुपा ले, तो क्या कोई मीनिंग बनता है इस लाइन का, ही इज, व्हाट इज, क्या है वो, कुछ भी नहीं। ये जो ही वर्ड है, सब्जेक्ट है, इसका पूरा मीनिंग इस डॉक्टर वर्ड से ही बनता है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। अगर अ डॉक्टर वर्ड नहीं होता तो ही का कोई मीनिंग नहीं बन रहा, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। समझ आई बेटा बात, क्लियर Yes, है? ma'am. ओके, आगे एक एग्जांपल देखते हैं, ही प्लेज गोल्फ। यहाँ पे गोल्फ किसका आंसर है, व्हाट का, लेकिन यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर गोल्फ सब्जेक्ट सेंटेंस में ना हो तो भी इसका मीनिंग बन रहा है, ही प्लेज, वो खेलता है, मीनिंग बन रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में अगर डॉक्टर नहीं होता तो इन दोनों वर्ड से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन ही नहीं रहा, ही इज, वह है, क्या है वह, कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा था। यहाँ पे गोल्फ के बिना मीनिंग बन सकता है, यानी इसके बिना भी काम चल सकता है, तो ये वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जब उसके बिना काम नहीं चले और वो वर्ड का आंसर दे रहा हो, तो वो होगा कॉम्प्लीमेंट। समझ आई बेटा इतनी बात, जिसको समझ नहीं आई वो बताएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो बताएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप मुझे बताओगे, आई फाउंड हिम डेड, इसमें आप बताओगे हिम क्या है और डेड क्या है। हिम किसका आंसर दे रहा है, हूम का, मैंने उसे पाया, क्या किसे पाया, वूम, किसको,
ठीक है, और whom का जब आंसर देता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ ही, और डेड का आंसर देगा तो क्या होगा, क्या पाया उसको, व्हाट का आंसर दे रहा है। अब अगर इस सेंटेंस में डेड को छुपा ले, आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, क्या पाया, किसको पाया, कैसा पाया, इसके बिना मीनिंग ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बेटा, समझ आया सबको। यस मैम। ओके, Yes, आप ma'am. ऐसा करो, ये चार्ट उतार लो, इसके बिना आपको दिक्कत आ रही होगी, एकदम से याद नहीं होगा। ये उतार लो बेटा, अपनी अपनी नोटबुक में नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। या फिर ऐसा करो, आप स्क्रीनशॉट लो सारे की, लो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। यस मैम। एग्जाम्पल्स की भी ले लो, अच्छे से क्लियर होगा फिर। ले लिया, यस मैम। इसका और ले लो। डन। यस मैम, हो गया। ओके, आगे स्क्रीनशॉट अपने आप ही लेते रहना, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखवा देती हूँ आपको, देखो एक बार फिर से, जब भी वेयर का आंसर दे तो एडवर्बियल, व्हेन का आंसर दे तो एडवर्बियल, हाउ का आंसर दे एडवर्बियल, whom का आंसर दे तो ऑब्जेक्ट, what का आंसर दे तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, दोनों में से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है बेटा ये बात सबको। गॉट इट। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब हम आगे, हमारे पास है, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 पार्ट्स हैं स्पीच की। इसके बाद आते हैं हम अपोस्ट्रोफ। क्या होता है, अपोस्ट्रोफ का साइन होता है ये। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं अपोस्ट्रोफ। ये कब लगाते हैं, ये 2 सिचुएशन पे लगाते हैं नॉर्मली। पहला तो पोजेशन, सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसिंग लेटर्स, मिसिंग लेटर्स की रिप्रेजेंटेशन। जैसे पोजेशंस में कैसे लगाएंगे,
सीता's हस्बैंड, ठीक है, रोहन्स वाइफ, या फिर राहुल सिस्टर, ठीक है। जहां पे इसका मीनिंग होता है का, के या की, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसिंग लेटर्स, मिसिंग लेटर्स में कैसे लगाएंगे, जैसे डू नॉट होता है, डू नॉट में हम मिस कर देते हैं, क्या मिस कर देते हैं, डोंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओ मिस कर दिया हमने, तो ओ को मिस करने के लिए हमने अपोस्ट्रोफ लगा दिया, ही विल, उसमें किसको मिस कर दिया, यहाँ पे डब्ल्यू आई को मिस कर दिया। जैसे आई शैल, यहाँ पे किसको मिस कर दिया, एस एच ए, इसको मिस कर दिया। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, चलो अब तो मैं हटा देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। और आता है जैसे he would, इसमें लगा देते हैं he had में भी यही लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो टाइम आप बताते हो 4 o'clock, 5 o'clock, इसका मतलब क्या होता है ओ क्लॉक का, इसका मतलब होता है ओ क्लॉक, इसको लिख देते हैं ओ क्लॉक। क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा, समझ आया, Yes, ma'am. ओके। यस मैम। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप मुझे बताओगे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें कौन सी होती हैं, बताओ मुझे, किसको पता है, जल्दी बताओ। किसी सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें चाहिए होती है, ठीक है। क्या सब्जेक्ट के बिना कभी सेंटेंस बन सकता है, नो मैम। नहीं बन No, सकता। ma'am. अगर मैं आपसे कहूँ गेट आउट, बना कि नहीं बना, क्या मैंने सब्जेक्ट का यूज किया, आपका नाम लिया, ही शी, कुछ भी नहीं यूज किया। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है। अब आते हैं, जो सेंटेंस होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल और कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में इस पूरे को हम एक कॉमन नाम देते हैं, ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इस पूरे को हम बोलेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। प्रेडिकेट में ये सब इन्वॉल्व होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, हम ये प्रेडिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट के होते हैं 4 पार्ट, जैसे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सब हो गए इसके पार्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका वर्ब, मोस्ट
इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? वर्ब। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए मैम। वेरी गुड। अब देखो बेटा क्या बोला है मैंने इसमें, सब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में जो कुछ भी लिखा होगा वो सारा क्या होगा? प्रेडिकेट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। मिनिमम ये दो चीजें चाहिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चल सकता है, बिना एडवर्बियल के काम चल सकता है, बिना कॉम्प्लीमेंट के काम चल सकता है, लेकिन इन दोनों के बिना काम नहीं चलता। और वर्ब के बिना तो बिल्कुल ही नहीं चलता, सब्जेक्ट के बिना फिर भी बन जाता है। ठीक है, अब मैं ये सारी के सारे चीजें लेके आपको एक ही सेंटेंस में दिखाती हूँ। देखो, आई प्ले, ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट में देखो वर्ब, बन गया सेंटेंस आई प्ले। मैं खेलता हूँ या खेलती हूँ, इससे भी सेंटेंस बन रहा है। अब देखो आगे प्रेडिकेट के बाकी सब जोड़ेंगे इसमें। आई प्ले क्रिकेट, ये तो वर्ब है। क्रिकेट किसका आंसर है? व्हाट का। क्या प्ले कर रहे हैं? क्रिकेट, ये व्हाट का आंसर है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इसके बिना भी काम चल रहा था, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। आगे है इन द मॉर्निंग, व्हेन किसका आंसर दे रहा है? ये व्हेन का, तो ये क्या हो गया? एडवर्बियल। आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग इन द पार्क। वेयर, ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का, तो ये क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। अब और भी यूज कर सकते हैं हम, एक और एडवर्बियल यूज कर सकते हैं। कैसे? केयरफुली, ये किसका आंसर दे रहा है? हाउ, कैसे खेल रहे थे तुम? हाउ का आंसर मतलब एडवर्बियल। क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। Yes, ma'am. बोरिंग लग रहा है? थोड़ा बोरिंग लग रहा है लगता है तो। अब हम आते हैं आगे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, क्लॉज कितने तरह का है? क्लॉज 3 तरह का है। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। स्क्रीनशॉट ले लो, कितने का लेना हो इसने। क्लॉज कितने टाइप का है? मेनली 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखो बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसका जो ये तो एक तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, यानी अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। तीसरी बात वो
इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, इसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी बन रहा है, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है और इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि कोई वर्ड हो कोई और सेंटेंस हो तभी इसका मीनिंग बनेगा, नहीं, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है, जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, अपना काम अपने आप करता है। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या होता है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, I have a book which is thick. I have a book which is thick. इसमें क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज में एक तो प्रिंसिपल क्लोज होता है, ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरा एक और क्लोज होता है, उसमें भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होना चाहिए, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखो, लेकिन जो दूसरा होगा वो अपने आप में इनकम्प्लीट होगा और डिपेंड होगा प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। जब तक ये आई हैव अ बुक ये सेंटेंस नहीं होगा तो विच इज थिक का कोई मतलब ही नहीं बनता। अकेला अगर मैंने विच इज थिक लिख दिया तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। विच इज थिक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, आई हैव अ बुक प्रिंसिपल क्लोज हो गया, विच इज थिक हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज, इसका मीनिंग भी इनकम्प्लीट है। अगर मैं सीधा कहूँ विच इज थिक, जो कि थिक है, क्या मीनिंग बनेगा, कुछ भी नहीं, क्या थिक है, कैसा है, क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ नहीं पता। अगर मैं प्रिंसिपल क्लोज को इसके साथ लगा दूं, आई हैव अ बुक व्हिच इज थिक, मेरे पास एक किताब है जो कि थिक है, तो इसका मीनिंग बन रहा है, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। समझ आया, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज की। कोऑर्डिनेट क्लोज में भी दो क्लोज होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लोज होंगे। प्रिंसिपल क्लोज में तो एक ही की बात हुई थी, सबऑर्डिनेट क्लोज में दो क्लोज है, एक प्रिंसिपल क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज, जबकि कोऑर्डिनेट क्लोज में दोनों ही प्रिंसिपल क्लोज होंगे। कैसे, आई टीच इंग्लिश एंड यू टीच मैथ। ठीक है, I teach English and you teach math। यहाँ पे क्या है, I teach English सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, प्रिंसिपल क्लोज है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। You teach math, ये भी प्रिंसिपल क्लोज है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन दो प्रिंसिपल क्लोज को इस वर्ड ने मिलाया हुआ है, दोनों प्रिंसिपल क्लोज को एक किया है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजम्पशन है। ठीक है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट किया है इसने, इन दोनों को मिक्स किया है। ठीक है, जब कोई एंड ऑपरेट है या फिर कोई और अदर वर्ड है, दो प्रिंसिपल क्लोज को मिलाता है, कोऑर्डिनेट करता है, एक करने का काम करता है, तो वो हो जाता है कोऑर्डिनेट क्लोज। आई बात समझ में? ये जो प्रिंसिपल ma'am. क्लोज होता है बेटा, इसका दूसरा नाम सिंपल सेंटेंस भी होता है, इसको हम दूसरे तौर पे सिंपल सेंटेंस भी बोल देते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज को आमतौर पे हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कोऑर्डिनेट क्लोज को हम बोल देते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज जो कराया वो समझ आया बेटा? Yes, ma'am. किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ।
ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। मैम इसकी वीडियो कब मिलेगी? ठीक है मैम। अभी जाएगी, लिंक आ जाएगा ग्रुप में हाफ एन आवर के अंदर अंदर।